कहाँ चली? गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश सिंह। आज आप लोगों को मैं गणित विषय के अंतर्गत आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में बताने जा रहा हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि आंकड़े क्या, किसी भी घटना या किसी भी जानकारी के लिए जो संख्यात्मक मान एकत्रित किए जाते हैं उन्हें हम आंकड़े कहते हैं। दूसरी चीज हमने आपको बताया था प्रबंधन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे हमें विद्यालय चलाने के लिए विद्यालय का प्रबंधन जरूरी है, जिसमें कि टीचर, प्रिंसिपल, अध्यक्ष और उसके मेंबर होते हैं। उसी तरह आंकड़ों के प्रबंधन में भी हम कि आंकड़ों को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने को हम आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं। इसे हम कई तरह से कर सकते हैं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, चित्रालेख, दंडालेख इत्यादि रूपों में हमने आंकड़ों का प्रबंधन, सारणीबद्ध करना, ये सभी हमारे आंकड़ों के प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, जो कि आप पिछली कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमको आपको प्रतिनिधि मान के बारे में बताना था कि प्रतिनिधि मान क्या है। तो औसत एक ऐसी संख्या है जो प्रेक्षणों के ऑब्जर्वेशन या आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को निरूपित करती है। अब जैसे देखिए कैसे, औसत शब्द से आप लोग परिचित होंगे। दैनिक जीवन में हमारे औसत शब्द का बहुत प्रयोग होता है। औसत कई जगह हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे हम प्रयोग करते हैं। ईसा अपनी पढ़ाई पर प्रतिदिन औसतन लगभग 5 घंटे का समय व्यतीत करती है। तो इस वक्त में हमारे औसत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस समय वर्ष का औसतन तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें भी औसत शब्द का प्रयोग हुआ है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है या औसत, वह हमारा सबसे अधिक और सबसे कम मूल्य के आंकड़ों के बीच में होता है। इसलिए औसत आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। इनमें से एक प्रतिनिधि मान हमारा अंगगणितीय माध्य, जिसे कि हम समांतर माध्य कहते हैं। अंगगणितीय माध्य को इंग्लिश में हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। अंकगणितीय माध्य इसे हम अर्थमेटिक मीन या माध्य को हम शॉर्ट में मीन भी कह सकते हैं। इसी को हम समांतर माध्य भी कहते हैं। समांतर माध्य बराबर हमने बताया था आपको कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या।
ये हमारा इसका सूत्र होता है माध्य निकालने का कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इसी के अंतर्गत एक हमने और शब्द बताया था परिसर। परिसर जो होता है अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को मान के अंतर को हम परिसर कहते हैं। या परिसर हमारा अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर होता है, यानी कि परिसर बराबर अधिकतम मान ऋण न्यूनतम मान। तो यह हमारा समांतर माध्य का सूत्र है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। और परिसर निकालने का सूत्र है परिसर बराबर अधिकतम मान ऋण न्यूनतम मान। अब हम यहाँ पे पिछले उसमें हम पढ़ चुके थे, किंतु आज हम पुनः थोड़ा सा देखते हैं एक सवाल के माध्यम से कि देखिए 6वां सवाल हम लेते हैं प्रश्नावली 3.1 का। प्रश्नावली 3.1 6वां सवाल। 6वां सवाल है हमारा कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक। विज्ञान की एक परीक्षा में सौ में प्राप्त किए गए अंक हमारे ये हैं, देखते हैं 85, 76, 90, 85, 76, 90, 95, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 56, 99, 56, 95, 81 और 75। माने 10 विद्यार्थियों ने विज्ञान की परीक्षा की। 100 नंबर का पेपर था, बच्चों ने ये अंक प्राप्त किए। पहले बच्चे ने 85, दूसरे ने 76, तीसरे 90, चौथे ने 85, पांचवें ने 39, छठवें ने 48, सातवें ने 56, आठवें ने 95, नौवें ने 81 और 10वें ने 75 अंक प्राप्त किए। अब वो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 सबसे अधिकतम अंक कौन सा है, 95, और सबसे न्यूनतम अंक क्या है, 39। माने सबसे ज्यादा अंक जो बच्चा पाया
वह है हमारे 95 और सबसे कम अंक है 39। अब दूसरे में कह रहा है कि अब प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात करना। तो परिसर बराबर हो जाएगा अधिकतम अंक ऋण न्यूनतम। ये हो गया 95 ऋण 39 बराबर 15 में 9 गए 6 5 56 इसका परिसर आया। अब वो कह रहा है कि प्राप्त माध्य अंक अंक। तो देखिए क्या होता है, आप उनका योग बटा आप उनकी संख्या। तो आंकड़ों का योग माने हमारे जो ये आंकड़े हैं 10 बच्चों के जो अंक हैं इन सबको हम जोड़ देंगे। 85 धन 76 धन 90 धन 85 धन 39 धन 48 धन 56 धन 95 धन 81 धन 75 बटा 10, क्योंकि हमारे ये आंकड़े हैं 10। अब देखिए इनको हम जोड़ दें। 5 6 11 5 16 16 9 25 25 8 33 6 39 5 44 1 45 5 50 5 हासिल 7 5 12 8 20 9 29 29 5 34 4 38 38 3 41 8 49 और 9 58 58 7 65 65 और 8 73 7 20 बटा 10 आ जाएगा हमारा 73। इसका जो औसत आया 73, कहने मतलब प्रत्येक लड़के ने एक औसतन की 73 अंक प्राप्त किए। अब इसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं। एक सवाल के माध्यम से हम और समझते हैं। 10वां सवाल है, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में नापी गई, जो ये है 135 150 139 128 151 132 146 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
143, 141। ये 10 लड़कियों की हमारी ऊंचाई है जो कि सेंटीमीटर में दी हुई है। अब हम जो जो चीज पूछ रहा है उसको हम हल कर रहे हैं। पहला कह रहा है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई, आप देखिए सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई इसमें क्या है, माने 151 सबसे अधिक है, तो माने सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई 151 सेंटीमीटर है। दूसरे उसमें कह रहा है सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, तो सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई, तो जो सबसे कम माप होगी यानी कि 128 सेंटीमीटर के सबसे छोटी लड़की की लंबाई है। अब तीसरे नंबर में कह रहा है इन आंकड़ों का परिसर, तो तीसरे में परिसर देखिए, परिसर आप जानते हैं अधिकतम मूल, अधिकतम ऋण न्यूनतम, ये बराबर हो जाएगा 151 सेंटीमीटर ऋण 128 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका परिसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है। माध्य ऊंचाई देखिए, माध्य बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का माने इन सभी को 10 लड़कियों की लंबाइयों का हम योग कर देंगे, तो 135 धन 150 धन 139 धन 151 धन 128 धन 132 धन 146 धन 149 धन 145 धन 141 बटा कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटा 10। अब इनको अगर हम जोड़ दें तो देखिए कितना आएगा 5 9 5 14 14 8 22 23 25 6 31 9 40 3 43 44 4 हाथ से 4 4 8 4 12 4 16 4 20 3 23 5 28 2 3 3 हाथ से तो 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बटा 10 भाग दे दे तो 130.4 सेंटीमीटर, माने औसतन जो लंबाई आई वह 130.4 सेंटीमीटर। कोई जरूरी नहीं कि ये माप हमारी यहाँ हो, कहने का मतलब यह जो भी औसतन माप आएगी वह सबसे अधिक मान और सबसे कम मान के बीच होगी। तो इस तरह से हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं। और दूसरा जो केंद्रीय प्रवृत्त है यहाँ पर
या प्रतिनिधिमान, वह है हमारा बहुलक। बहुलक बहुलक हम किसे कहते हैं? तो पहला जो केंद्रीय या प्रतिनिधिमान था, केंद्रीय मान, वह था माध्य, और दूसरा है बहुलक। बहुलक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोड। बहुलक क्या होता? बहुलक जो है, दिए गए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण उस समूह का बहुलक कहलाता है। दिए गए प्रेक्षणों में एक समूह में, माने दिए गए प्रेक्षणों में एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता। तो अब आप इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण देखें, एक 2 4 3 2 1 2 2 4 में बहुलक ज्ञात करना। इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। माने इसको हम पहले व्यवस्थित कर लेंगे। व्यवस्थित हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो पहले हम आरोही क्रम में रखते हैं। तो देखिए 1 2 2 2 3 4 4, ये हमारे 10 आंकड़े हैं। इनको हमने व्यवस्थित रूप में लिखा, और हम देखते हैं कि सबसे अधिक बार हमारा 2 आया है। 2 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। माने सबसे अधिक बार 2 आया है, इसलिए यहाँ पर हमारा बहुलक 2 होगा। क्या होगा? बहुलक 2, क्योंकि 2 सबसे अधिक बार आया है। माने जो भी प्रेक्षण होते हैं, उनमें जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है, वह हमारा बहुलक कहलाता है। एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल।
कि मान लीजिए 25 बच्चों की ऊंचाई है, बच्चों की ऊंचाई भी है सेंटीमीटर में। 168, 165, 163, 160, 163, 162, 161, 164, 163, 162, 164, 163, 160, 163, 160, 165, 163, 164, 165, ये हमारे 25 बच्चों की ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये 25 बच्चों की ऊंचाई हमारी सेंटीमीटर में है। पहले हम इसे आरोही क्रम में लिख लें। आरोही क्रम का मतलब आप जानते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे छोटी है 160, तो पहले 160 रखा, 160 और देखिए क्या रहा है 1 2 3। इसके बाद 160 के बाद हम आ गए 161, 161 का बाद है 1 एक बार ये है, फिर 162, 162 देखिए क्या बार है 1 2 3 4, 4 बार। फिर आया हमारा 163, 163 देखिए क्या बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद आया 164, 164 1 2 3। फिर आया 165, 165 1 2 3। इस तरह से हमारे 25 बच्चों की लंबाई सेंटीमीटर में हमने आरोही क्रम में लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 छूट गया 160 हो गया 1 2 3 4
3 4 ये 4 बार हो गया। 161 लिया, 161 एक बार जो है 162 लिया, 1 2 3 4 4 बार 161 लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये सब हमने लिख दिया। एक हमारी 108 इस तरह से हमारे 25 बच्चे होंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन सा परीक्षण सबसे अधिक बार आया। तो यहाँ पर ये जो 163 है ये सबसे अधिक बार आया है, माने 163 सेंटीमीटर 9 बार आया है। इसलिए इसका बहुलक जो होगा 163 सेंटीमीटर होगा। कभी कभी क्या होता है, एक सवाल में 2 बहुलक आ जाते हैं। कभी कभी एक ही सवाल में 2 बहुलक आ जाते हैं। मान लीजिए 163 9 बार है और कोई संख्या 9 बार होती है तो दोनों इसके बहुलक होते हैं। अब आप लोगों को बहुलक समझ में आ गया होगा कि बहुलक क्या है। बहुलक दिए गए प्रेक्षणों में, दिए गए प्रेक्षणों के समूह में जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आए उसे हम बहुलक कहते हैं। अब तीसरा जो प्रतिनिधि मान आता है वह है हमारा माध्यक। माध्यक क्या है? तो अभी तक हमने ये देखा कि अंगरती मात्र एक उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्त का मापक है तथा कुछ स्थितियों में बहुलक एक उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्त का मापक है। माने माध्य और बहुलक ये दोनों केंद्रीय प्रवृत्त के मापक हैं। अब एक हम अन्य उदाहरण लेते हैं जहां 17 बच्चों के एक समूह को पर हम विचार करते हैं और इनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में दी हुई है। तो देखिए माध्यक समझते हैं। या हम और एक उदाहरण ले लेते हैं। निम्न आंकड़ों का माध्यक या इसी को हम कहते हैं मीडियन। ज्ञात आंकड़े हैं हमारे 24 26 46 17 18 25 और
तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि माध्यक क्या है। माध्यक जो मध्यमान होता है वह विद्यार्थियों के दो बराबर समूहों को बांट देता है और उसका जो मध्य होता है वह हमारा माध्यक कहलाता है। माध्यक जो है तो किसी भी समूह के मध्य का मान होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो एक हम देखते हैं माध्यक बराबर होता है, माध्यक या इसे हम कहते हैं मीडियन। इसका आपको उसमें जो फार्मूला है, यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो, यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो, अब विषम संख्या आप जानते हैं कि जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से, यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यक बराबर होता है n+1/2 पर। अब हम इसका माध्यक यदि निकालें तो यहां देखिए माध्यक बराबर हो जाएगा n+1/2। क्यों? क्योंकि आंकड़े जो दिए हैं हमारे यहाँ पर 7 दिए हैं, 7 एक विषम संख्या है, इसलिए ये हो जाएगा 7 + 1/2 बराबर 8/2। काट देंगे तो 4वां पद। इसका जो 4वां पद होगा वह हमारा माध्यक कहलाएगा। तो माध्यक निकालने के लिए हमने सबसे पहले आपको बताया था कि आंकड़ों को व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। तो पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम आरोही क्रम में लिखें तो आरोही क्रम में सबसे पहले आएगा 17, फिर 18, इसके बाद 24, 25, 26, फिर 35, 46। तो अब उसका देखिए 4वां पद क्या है, 1, 2, 3, 4, माने जो चौथा पद है वह 25, तो हमारा माध्यक हो जाएगा 25। और ये जो 25 है ये मध्य का पद है। इस तरह से हम माध्यक ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको माध्यक ज्ञात करना है। एक हम और बता दें माध्यक में, ये तो है जब हमारा पद विषम, और यदि पदों की संख्या हमारी सम है तो उस समय हमारा सूत्र हो जाता है माध्यक बराबर n/2 पर प्लस n+1/2 पर, अब इस पूरे के बटा 2। ये सम के लिए, क्योंकि आपकी कक्षा में संभवतः सम पदों की संख्या में माध्यक नहीं ज्ञात करा रहा है, केवल तब ज्ञात करा रहा है जब पदों की संख्या विषम हो, तब आपको इस तरह से माध्यक ज्ञात करना है। तो आप घर में प्रश्नावली 3.2 का
रिवीजन करिएगा। प्रश्नावली 3.2 आप लगाइएगा। प्रश्नावली 3.2 में आपको माध्य, बहुलक और माध्यक माने मेन, मीडियम, मोड तीनों चीजों को ज्ञात करना है। आप ज्ञात कर लीजिएगा, शेष हम अगले टर्न में बताएंगे। धन्यवाद।